तो दोस्तों फाइनली एक सीरीज़ हमें देखने को मिली है एजेंट ऑफ अवो। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आगे मैं इसकी और डिटेल बताता हूँ। सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी 2004 से बस में रिलीज हुई एक एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो 2007 के वीडियो गेम सुपर मारियो गैलेक्सी और उसके 2010 के सीक्वल साथ ही निंटेंडो की मारियो फ्रेंचाइजी पर आधारित है। द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी 2023 का सीक्वल, इसका निर्देशन एरॉन होरवथ और माइकल जेलेनिक ने किया है और इसकी पटकथा मैथ्यू फोगल ने लिखी है। क्रिस प्रैट, अन्या टेलर जॉय, चार्ली डे, जैक ब्लैक और कीगन माइकल की ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया है, जबकि बेनी सफ्टी, डोनाल्ड ग्लोवर, ग्लेन पावेल और ब्री लार्सन भी कलाकारों में शामिल हुए हैं। इसका निर्माण इल्यूमिनेशन और निंटेंडो ने किया है। फिल्म में मारियो और लुइगी और उनके दोस्त अंतरिक्ष में रोमांचक यात्रा पर जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात राजकुमारी रोजालिना से होती है और वे बॉसर और उसके बेटे बॉसर जूनियर का सामना करते हैं। निंटेंडो के अध्यक्ष शुंटारो फुरुकावा ने मई 2021 में कहा था कि अगर तत्कालीन अनाम मारियो फिल्म सफल होती है तो निंटेंडो अपनी संपत्तियों पर आधारित और भी एनिमेटेड फिल्में बनाने में रुचि रखता है। अप्रैल 2023 में फिल्म की रिलीज से पहले इल्यूमिनेशन के सीईओ और निर्माता क्रिस मेलेडांड्री से द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी के सीक्वल की संभावना के बारे में पूछा गया था। बॉक्स ऑफिस पर इसकी सफलता के बाद मार्च 2024 में इल्यूमिनेशन में एक नई एनिमेटेड मारियो फिल्म के निर्माण की घोषणा की गई, जिसमें हॉरवाथ और जेलेनिक निर्देशक के रूप में और फोगेल पटकथा लेखक के रूप में वापसी करेंगे। सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी का प्रीमियर 28 मार्च 2026 को क्योटो के मिनामी-जा में हुआ और यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा इसे 1 अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसने $110 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $122.1 मिलियन की कमाई की है और समीक्षकों से इसे आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। कथानक कॉमेट ऑब्जर्वेटरी की शासक और लुमास की दत्तक माता राजकुमारी रोजालिना को बॉजर जूनियर द्वारा उसके एक लुमा के साथ अगवा कर लिया जाता है। बॉजर जूनियर रोजालिना की शक्ति को सोख कर जीवन और प्रकृति का सृजन करना चाहता है ताकि वो अपने पिता बॉजर के सम्मान में एक ग्रह नष्ट करने वाली तोप को शक्ति प्रदान कर सके। बॉजर को मारियो और लुइगी ने हराया था और राजकुमारी पीच ने उसे छोटा कर दिया था। रोजालिना अगवा किए गए लूमा को मशरूम साम्राज्य भेज देती है। मारियो और लुइगी को रेगिस्तानी कस्बे टोस्टेरेना में हुई गड़बड़ी की जांच करने के लिए बुलाया जाता है, जहां उनकी मुलाकात योशी से होती है और वे उससे दोस्ती कर लेते हैं। योशी एक डायनासोर है जो ब्रुकलिन में पैदा हुआ था और टोस्टेरेना भाग गया था। तीनों पीच के जन्मदिन समारोह में शामिल होते हैं, जहां मारियो पीच को एक नया छाता देता है। मारियो के मन में पीच के लिए भावनाएं हैं जिन्हें वो स्वीकार करने में बहुत घबराता है। भागा हुआ लूमा आता है और पीच से मदद मांगता है। पीच और टॉड उसकी मदद स्वीकार करते हैं। पीच की अनुपस्थिति में मारियो, लुइगी और योशी मशरूम किंगडम की रक्षा करते हैं और बॉजर का पुनर्वास करते हैं। बॉसर जूनियर के यूएफओ द्वारा पीच का महल अंतरिक्ष में उठा लिया जाता है, जहां वो बॉसर को मुक्त कराने के प्रयास में भाइयों और योशी से लड़ने के लिए अपने जादुई ब्रश का उपयोग करता है, लेकिन गलती से महल को हनी हाइव गैलेक्सी में गिरा देता है। पीच और टॉड गेटवे गैलेक्सी पहुंचते हैं, जहां टॉड का बैग बंदर उकीकी द्वारा चुरा लिया जाता है और उसे वहां के कैसीनो के मालिक और एक आपराधिक गिरोह के सरगना वार्ट के पास ले जाता है। पीच और टॉड वार्ट के गुंडों से लड़ते हैं और वार्ट से रोजालिना के ठिकाने स्पेस जंक गैलेक्सी के बारे में पूछताछ करते हैं। बॉसर अपने असली रूप में वापस आ जाता है जब वो भाइयों और योशी की मदद करने की पेशकश करता है, और जब हनी हाइव की रानी अपने राज्य को नुकसान पहुंचाने के लिए तीनों को जेल भेजने की धमकी देती है तो वो उनकी जगह ले लेता है। फिर बॉसर को बॉसर जूनियर के यूएफओ द्वारा अगवा कर लिया जाता है, जहां वो अपने बेटे से मिलता है जिसे उसने वर्षों से नहीं देखा था। वार्ट बॉसर परिवार को रोजालिना को बचाने की योजना के बारे में बताता है। मारियो, लुइगी और योशी पीच और टॉड से फिर मिलते हैं, जिन्होंने समूह को ले जाने के लिए पायलट फॉक्स मैक्लाउड को किराए पर लिया है। बॉसर जूनियर के हमले के बाद
फॉक्स का अंतरिक्ष यान फॉसिल फॉल्स में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जो सुपर स्कोप का उपयोग करके मारियो और लुइगी को शिशु बना देता है। बॉसर को भाइयों के साथ भावनात्मक जुड़ाव होने के कारण अपराध बोध होता है, लेकिन बॉसर जूनियर उसे कूपस के राजा के रूप में अपनी भूमिका में लौटने के लिए मना लेता है और बॉसर अपने बेटे के ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने के सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है। योशी को सुपर स्कोप मिल जाता है और वो भाइयों और टॉड, जो शिशु बन गया था, को एक टायरानोसॉरस से बचाता है, जिससे उनकी उम्र वापस सामान्य हो जाती है। लुइगी एक रेडियो का परीक्षण करता है, जिसे लुमास सुन लेते हैं। लुमास उन्हें धूमकेतु वेधशाला में ले जाते हैं, जहां पीच को पता चलता है कि उसके पास भी वही शक्तियां हैं जो उसकी लंबे समय से खोई हुई बड़ी बहन रोजालिना के पास थीं, जिसने एक शिशु पीच को एक अज्ञात हमलावर से बचाने के लिए मशरूम किंगडम भेजा था। फॉक्स, टॉड और लुमास धूमकेतु वेधशाला का संचालन करते हुए बाकी 4 को अंतरिक्ष कचरे की आकाश गंगा में भेज देते हैं। मारियो और पीच बॉसर के अड्डे में चुपके से घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं और उन्हें एक जाल बिछी खाई में डाल दिया जाता है, जहां से वे छाते की मदद से बच निकलते हैं। वे बॉसर का सामना करते हैं, जिसे मारियो नीचे लावा की खाई में गिरा देता है। बॉसर कंकाल बनकर बच जाता है। लुइगी और योशी पावर अप्स की मदद से बॉसर से लड़ने में मारियो की सहायता करते हैं। लुइगी को थोड़ी देर के लिए पेंट ब्रश मिल जाता है और वह एक बेतरतीब ढंग से बनाए गए चित्र का उपयोग करके बॉसर को हरा देता है। बॉसर जूनियर एक ड्रैगन बनाता है, लेकिन वो उसे पूरा निगल जाता है और मारियो को उसे बचाना पड़ता है। अपनी शक्ति का उपयोग करके पीच रोसालिना को बचाती है और उससे फिर से मिलवाती है। पीच का महल फिर से बनाया जाता है और फॉक्स घर जाने से पहले बॉसर को जेल भेज देता है। इस बीच उकीकी एक और डकैती का प्रयास करता है, लेकिन राजकुमारी डेजी उसे रोक देती है। आवाज कलाकार ये भी देखें। मारियो फ्रेंचाइजी के पात्रों की सूची। क्रिस प्रैट मारियो के रूप में, एक इतालवी अमेरिकी प्लम्बर जो मूल रूप से ब्रुकलिन का रहने वाला है। आनिया टेलर जॉय ने प्रिंसेस पीच की भूमिका निभाई है, जो मशरूम साम्राज्य की शासक और रोजालिना की लंबे समय से बिछड़ी छोटी बहन है। चार्ली डे लुइगी के रूप में, मारियो का शर्मीला छोटा जुड़वा भाई जैक ब्लैक बॉसर के रूप में। कूपस का राजा कीगन माइकल की टॉड के रूप में, मशरूम साम्राज्य से एक मानव रूपी मशरूम। बेनी सफडी बॉसर जूनियर के रूप में, बॉसर का बेटा और कूपस का राजकुमार। डोनाल्ड ग्लोवर योशी के रूप में, एक हरे डायनासोर जैसे प्राणी जिससे मारियो और लुइगी दोस्ती करते हैं। ग्लेन पावेल फॉक्स मैक्लाउड के रूप में, एक लाल लोमड़ी भाड़े का अंतरिक्ष पायलट और स्टार फॉक्स श्रृंखला का नायक। ब्री लार्सन राजकुमारी रोजालिना के रूप में, पीच की लंबे समय से बिछड़ी बड़ी बहन, अंतरिक्ष से आई एक राजकुमारी और लुमास की दत्तक मां। लुइस गुज़मैन ने वार्ट की भूमिका निभाई, जो एक मेंढक अपराधी सरगना और गेटवे गैलेक्सी के कैसीनो का मालिक है। ईसा राय हनी क्वीन के रूप में, एक विशाल मानव रूपी रानी मधुमक्खी जो हनी हाइव गैलेक्सी पर शासन करती है। केविन माइकल रिचर्डसन कामेक के रूप में, एक मैजिकूपा जो बॉसर के सलाहकार और मुखबिर के रूप में कार्य करता है। पिछली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए एरिक बाउजा पीच के दरबार में नीले टॉड जनरल के रूप में, और सह-निर्देशक माइकल जेलेनिक की बेटी जूलियट जेलेनिक लुमाली के रूप में है, जो एक निराशावादी नीली लूमा है जिसे पिछली फिल्म में बॉसर ने बंदी बना लिया था और अब वो जेल गार्ड के रूप में काम करती है। एड स्कैडर ने गेटवे गैलेक्सी में काम करने वाले रोबोट आरओबी को आवाज दी है। रॉक्साना ऑर्टेगा ने गेटवे गैलेक्सी में रहने वाली बंदर जैसी चोर उकीकी को आवाज दी है। उत्पादन विकास मई 2021 में निंटेंडो के अध्यक्ष शुंटारो फुरुकावा ने कहा कि अगर आगामी मारियो फिल्म सफल होती है तो निंटेंडो अपनी बौद्धिक संपत्तियों पर आधारित और अधिक एनिमेटेड फिल्में बनाने में रुचि रखता है। पोस्ट क्रेडिट दृश्य ने योशी को लेकर एक संभावित सीक्वल का संकेत दिया। जैक ब्लैक ने सीक्वल में वारियो की आवाज के लिए पेड्रो पास्कल को कास्ट किए जाने में रुचि व्यक्त की। 2016 में वंडरकॉन में टीन टाइटंस गो के लिए आयोजित एक पैनल के दौरान एरॉन हॉर्वैथ और माइकल जेलेनिक बोलते हुए, एरॉन हॉर्वैथ और माइकल जेलेनिक निर्देशन के लिए वापस लौटे। अप्रैल 2023 में बॉक्स ऑफिस पर मिली सफलता के बाद निंटेंडो ने कहा कि उनकी फिल्मों पर आधारित और भी फिल्में बनेंगी
हालांकि उन्होंने मारियो सीक्वल की पुष्टि नहीं की। जून 2023 में क्रिस प्रैट ने कहा कि सीक्वल की घोषणा जल्द ही की जाएगी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि 2023 में राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल का निर्माण पर असर पड़ेगा। दिसंबर 2023 में ब्लैक ने सीक्वल को बॉसर रिवेंज नामक एक म्यूजिकल फिल्म बनाने में रुचि व्यक्त की। मार्च 2024 में मारियो डे प्रस्तुति के दौरान मेलेडांड्री और मारियो के निर्माता शिगेरू मियामोटो ने एक नई मारियो फिल्म के निर्माण की पुष्टि की, जिसमें एरॉन होरवाथ और माइकल जेलेनिक निर्देशन के लिए और मैथ्यू फोगल पटकथा लेखन के लिए वापस लौट रहे थे। मेलेडांड्री ने कहा कि इल्यूमिनेशन की टीम स्टोरी बोर्डिंग और नए वातावरण के लिए सेट डिज़ाइन विकसित करने की प्रक्रिया में थी। अक्टूबर 2024 में कीगन माइकल की ने कहा कि सीक्वल व्यापक दायरे का होगा और इसमें नए पात्र, पुराने पसंदीदा पात्र और कुछ ऐसे पात्र होंगे जो उनके विचार से वास्तव में अनदेखे हैं। निर्माता क्रिस मेलेडांड्री ने कहा कि हालांकि सुपर मारियो गैलेक्सी 2007 और सुपर मारियो गैलेक्सी 2 2010 गेम मुख्य प्रेरणा थे, इसमें मारियो के हर युग के प्रशंसकों के लिए आश्चर्य शामिल होंगे। ढलाई लार्सन 2018 में, 2025 में सफदी ग्लोवर, 2015 में रे ने, 2017 में गुज़मैन ने, 2009 में पॉवेल, 2025 में ऊपर। ब्री लार्सन, बेनी सफडी और डोनाल्ड ग्लोवर ने रोजालिना, बॉसर जूनियर और योशी को अपनी आवाज दी। नीचे इस्सारे, लुइस गुज़मैन और ग्लेन पावल ने हनी क्वीन, वॉर्ट और फॉक्स मैक्लाउड को अपनी आवाज दी। निंटेंडो ने सितंबर 2025 में निंटेंडो डायरेक्ट प्रस्तुति के दौरान द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी शीर्षक की घोषणा की। प्रैट, अन्या टेलर जॉय, चार्ली डे, ब्लैक की और केविन माइकल रिचर्डसन को पिछली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराने की पुष्टि की गई, जबकि ब्रायन टाइलर ने संगीत रचना के लिए वापसी की। 2 महीने बाद 12 नवंबर को फिल्म के ट्रेलर के लिए एक निंटेंडो डायरेक्ट प्रस्तुति जारी की गई और ब्री लार्सन और बेनी सफडी को रोजालिना और बॉजर जूनियर के रूप में कास्ट किए जाने की घोषणा की गई। लार्सन 2020 में सुपर मारियो गैलेक्सी की प्रशंसक थीं। 9 मार्च 2026 को अंतिम ट्रेलर के रिलीज के साथ ये पता चला कि डोनाल्ड ग्लोवर, इस्सारे और लुइस गुज़मैन कास्ट में शामिल हो गए हैं, जिसमें ग्लोवर योशी को आवाज दे रहे हैं। 27 मार्च 2026 को रिलीज होने से कुछ दिन पहले ग्लेन पावल के स्टार फॉक्स के मुख्य किरदार फॉक्स मैक्लाउड के रूप में कलाकारों में शामिल होने का खुलासा हुआ। पहली फिल्म रिलीज होने के बाद पावल और ग्लोवर दोनों ने अपने अपने किरदारों के लिए आवेदन किया था। स्टार फॉक्स फिल्म में काम करना पावल का सपना था और ग्लोवर हमेशा से निंटेंडो फिल्म में काम करना चाहते थे। इसलिए इल्यूमिनेशन के सीईओ क्रिस मेलेडांड्री ने उन दोनों से संपर्क किया। एनिमेशन और डिजाइन सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी को पेरिस, फ्रांस में स्थित इल्यूमिनेशन स्टूडियो पेरिस द्वारा एनिमेट किया गया था। मार्च 2024 तक प्रोडक्शन चल रहा था और एनिमेशन नवंबर 2025 में समाप्त हुआ। जनवरी 2026 में मेलेडांड्री ने पुष्टि की कि एनिमेशन पूरा हो गया था और पोस्ट प्रोडक्शन शुरू हो गया था। संगीत 12 सितंबर 2025 को ये खबर आई कि ब्रायन टाइलर, जिन्होंने द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी के लिए संगीत तैयार किया था, सीक्वल के लिए भी संगीत तैयार करने लौटेंगे। ये संगीत 70 वाद्यों वाले ऑर्केस्ट्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इसमें सुपर मारियो गैलेक्सी के 2 गेमों और सुपर मारियो श्रृंखला के अन्य संस्करणों की थीम शामिल हैं। मुक्त करना सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और जापान में 24 अप्रैल को रियल डी 3D और आईमैक्स प्रारूपों में। इसे मूल रूप से 3 अप्रैल को रिलीज किया जाना था। स्वागत बॉक्स ऑफिस 3 अप्रैल 2026 तक द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $63 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $59.1 मिलियन की कमाई की है, जिससे इसका वैश्विक कुल कलेक्शन $122.1 मिलियन हो गया है। सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी के अपने पूर्ववर्ती के शुरुआती सप्ताहांत को पार करने का अनुमान है, जिसमें 5 दिनों में घरेलू स्तर पर लगभग $160 मिलियन और विश्वव्यापी स्तर पर कुल $350 मिलियन की कमाई होगी। फिल्म ने अपने पहले दिन $34 मिलियन कमाए,
जो इसके पूर्ववर्ती से अधिक है। फिल्म ने रिलीज के पहले 2 दिनों में विश्व स्तर पर 122.1 मिलियन डॉलर कमाए। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया मेटाक्रिटिक समीक्षा विश्लेषण भार रहित सकारात्मक 7, मिश्रित 22, नकारात्मक 15। समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 160 समीक्षकों की समीक्षाओं में से 40% सकारात्मक हैं। वेबसाइट का निष्कर्ष है, रंगीन दुनिया के निर्माण से भरपूर, जो जितना उन्मादी है उतना ही भारहीन भी है। सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी के दृश्य अक्सर अद्भुत होते हैं, लेकिन घिसी पिटी कहानी अंततः अपनी चमक खो देती है। मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 44 समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 36 अंक दिए, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F के पैमाने पर औसतन A- ग्रेड दिया, जो पहली फिल्म के A से कम है। डेडलाइन। हॉलीवुड के ग्लेन गार्नर ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा करते हुए लिखा, सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी एक मनोरंजक सीक्वल है जो पुरानी यादों से भरपूर है। इसमें कई जाने माने कलाकारों की आवाजें हैं और शानदार एनिमेशन है। बॉसर जैक ब्लैक के लिए पिता पुत्र की कहानी और राजकुमारी पीच की बहन की कहानी दोनों ही वीडियो गेम रूपांतरणों के लिए और अधिक मनोरंजक मार्ग प्रशस्त करती हैं। उन्होंने डोनाल्ड ग्लोवर और ग्लेन पॉवेल के वॉइस परफॉर्मेंस की भी प्रशंसा की। द ग्लोब एंड मेल के बैरी हर्ट्स ने कहा, जबकि चथुलू या अजाथौत जैसे ब्रह्मांडीय राक्षस अपनी भयानक आतंककारी शक्तियों के अलावा सर्वज्ञानी ज्ञान भी रखते हैं, सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी जैसी हॉरर फिल्म में कोई भी सकारात्मक गुण नहीं है। स्लैंट मैगजीन के एली फ्रीडबर्ग में 1.25 रेटिंग देते हुए समीक्षा में कहा कि ये बड़े बजट की तकनीकी निपुणता और कलात्मक महत्वाकांक्षा की कमी का एक बेजान मिश्रण है। दृश्य भाषा वास्तविकता से कटी हुई है और खेलों का संदर्भ देती है। यहाँ तक कि लूनी ट्यून्स की क्रिया भी वास्तविक दुनिया पर आधारित है, ताकि इसे और भी प्रभावी ढंग से उलट दिया जा सके। द आयरिश टाइम्स की तारा ब्रैडी ने कहा, बॉसर और उसके बेटे के बीच का संबंध और पीच और रोजालिना के बीच फ्रोजन जैसी बहन भाई का रिश्ता जितनी जल्दी पेश किया जाता है उतनी ही जल्दी गायब हो जाता है। उपकथानक अधूरे रह जाते हैं। नए किरदार, विशेष रूप से ग्लेन पावेल द्वारा निभाए गए फॉक्स मैक्लाउड का कम उपयोग मुश्किल से ही ध्यान आकर्षित करते हैं। अचानक अंत एक परित्याग जैसा लगता है। कम से कम ये छोटा तो है। द रैप के विलियम बिबियानी ने कहा, इसमें सार और उद्देश्य की इतनी कमी है कि कुछ समय बाद आप अरस्तू के भूत के लगातार खुद को मुक्के मारने की आवाज के कारण संवाद भी नहीं सुन पाते। केविन माहेर ने द टाइम्स में फिल्म को 5 में से 0 अंक दिए और कहा कि इसने वास्तविक शारीरिक असुविधा के दौर पैदा किए। मुझे चीख पुकार से ध्यान हटाने के लिए बार बार कलम से अपने हाथ में वार करना पड़ा। द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी को 5 में से 1 अंक देते हुए इसे एक नीरस स्क्रीन सेवर जैसी फिल्म बताया, जो वास्तव में AI से भी बदतर है, और एक सुस्त और उबाऊ सीक्वल कहा। वैरायटी के ओवेन ग्लीबरमैन, जिन्होंने पिछली फिल्म की प्रशंसा की थी, ने इसे उन्मादी और निराशाजनक सीक्वल कहा। साथ ही ये भी कहा, ऐसा लगता है जैसे इन प्रतिभाशाली कलाकारों के शरीर चुरा लिए गए हों। RogerEbert.com के क्लिंट वर्थिंगटन ने इसे 4 में से 1.5 अंक देते हुए लिखा, ये फिल्म बारीकी से जांच पड़ताल करने के लिए नहीं है, बल्कि उन परेशान बुजुर्ग मिलेनियल पिताओं को अपने बच्चों को 2 कीमती घंटों, यदि आप ट्रेलर को भी गिनते हैं, के लिए बिठाने और कुछ बहुत ज़रूरी आराम करने का मौका देने के लिए है। इंडीवायर के विल्सन चैपमैन ने द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी को C ग्रेड दिया, ये कहते हुए कि जहां वीडियो गेम उत्साहपूर्ण आनंद के क्षणों से भरा है, वहीं फिल्म फीकी लगती है। कल्पना को सबसे साफ सुथरे कॉर्पोरेट और फोकस ग्रुप द्वारा अनुमोदित रूप में पैक किया गया है। स्क्रीन डेली में टिम ग्रियर्सन ने लिखा कि इसमें तनावपूर्ण हास्य और अव्यवस्थित एक्शन सीक्वेंस हैं। अक्सर ये इल्यूमिनेशन प्रोडक्शन दृश्य और कथात्मक व्यस्तता को वास्तविक रोमांच समझ लेता है। द इंडिपेंडेंट की क्लारिस लॉग्रे ने फिल्म को 5 में से 2 अंक दिए, इसे एक मजाक रहित सीक्वल बताया जो अपनी नीरसता को और बढ़ा देता है। आंद्रेज लुकोव्स्की ने इसे 5 में से 3 अंक दिए, ये कहते हुए कि ये गहरी नहीं है, लेकिन प्यार से बनाई गई है और दिल को छू जाती है। क्रिस्टोफर मेलेडांड्री, जन्म 15 मई 1959,
एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और इल्यूमिनेशन के संस्थापक और सीईओ हैं। इससे पहले वे 20th सेंचुरी फॉक्स एनिमेशन के अध्यक्ष थे और ब्लू स्काई स्टूडियोज द्वारा निर्मित फिल्मों आइस एज 2002, रोबोट्स 2005, आइस एज द मेल्टडाउन 2006 और हॉटन हियर्स अ हू 2008 के कार्यकारी निर्माता के रूप में कार्य कर चुके हैं। 2010 से वे डेस्पिकेबल मी, द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स और सिंग फिल्म श्रृंखला के निर्माता रहे हैं। 2021 में उन्होंने वीडियो गेम कंपनी निंटेंडो के साथ द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी 2023 पर काम करने के बाद कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल हुए। मेलेडांड्री 2016 से इल्यूमिनेशन की कॉरपोरेट सहयोगी ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के साथ भी सहयोग करता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मेलेडांड्री का जन्म 15 मई 1959 को न्यूयॉर्क शहर में रोलैंड मेलेडांड्री, एक पुरुष फैशन डिजाइनर, और रिशा मेलेडांड्री, एक कार्यकर्ता, के घर हुआ था और वे मैनहट्टन के अपर ईस्ट साइड में पले बढ़े। उनके पिता इतालवी मूल के थे। मेलेडांड्री ने डार्टमाउथ कॉलेज में पढ़ाई की। आजीविका, प्रारंभिक करियर और 20वीं सेंचुरी फॉक्स एनिमेशन में काम। मेलेडांड्री को फिल्म उद्योग में पहली नौकरी तब मिली जब उन्होंने फुटलूज के सेट पर कार्यकारी निर्माता डैनियल मेलनिक के सहायक के रूप में काम किया। उन्होंने 1991 में कंपनी छोड़ने तक मार्क गॉर्डन के साथ मेलेडांड्री गॉर्डन कंपनी नामक प्रोडक्शन कंपनी की सह-स्थापना की। इसके बाद मेलेडांड्री ने कई छोटी फिल्मों के निर्माता के रूप में काम किया। फिर 1993 में आई डिज्नी की फिल्म कूल रनिंग्स के निर्माता बने, जो आर्थिक रूप से सफल रही। इसके तुरंत बाद मेलेडांड्री को 20th सेंचुरी फॉक्स ने काम पर रख लिया, जहां के अधिकारियों ने माना कि कूल रनिंग्स की सफलता ने आर्थिक रूप से सफल पारिवारिक फिल्में बनाने की मेलेडांड्री की क्षमता को प्रदर्शित किया। फिल्म निर्माता जॉन ह्यूजेस के साथ कई सहयोगों के बाद मेलेडांड्री को 20th सेंचुरी फॉक्स एनिमेशन का प्रभारी बनाया गया। मेलेडांड्री के मार्गदर्शन में रिलीज हुई पहली फिल्मों में से एक डॉन ब्लेथ द्वारा निर्देशित एनिमेटेड साइंस फिक्शन फिल्म टाइटन एई 2000 थी, जो एक महंगी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी, जिसकी विफलता के कारण उन्हें लगभग निकाल दिया गया था और जिसके कारण फॉक्स एनिमेशन स्टूडियो बंद हो गया था। 1998-2007 ब्लू स्काई स्टूडियो में काम किया। 1998 में मेलेडांड्री ने फॉक्स के लिए नवोदित विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो ब्लू स्काई स्टूडियोज के अधिग्रहण का नेतृत्व किया, जो एक व्यावसायिक रूप से सफल प्रोडक्शन स्टूडियो बन गया। उन्होंने ब्लू स्काई के रचनात्मक और व्यावसायिक संचालन की देखरेख की, जो फॉक्स के पूर्ण स्वामित्व में आ गया। स्टूडियो में रहते हुए मेलेडांड्री ने आइस एज 2002, रोबोट्स 2005, आइस एज द मेल्टडाउन 2006 और हॉटन हियर्स अ हू 2008 सहित फिल्मों का पर्यवेक्षण और या कार्यकारी निर्माण किया। उन्होंने 2 एनिमेटेड लघु फिल्मों गॉन नटी 2002 और नो टाइम फॉर नट्स 2006 का भी निर्माण किया। दोनों को सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2007 वर्तमान। इल्यूमिनेशन में कार्यरत मेलेडांड्री ने 2007 की शुरुआत में 20th सेंचुरी फॉक्स एनिमेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह वेनेसा मॉरिसन ने ली और उन्होंने इल्यूमिनेशन नामक एक एनिमेशन कंपनी की स्थापना की, जो यूनिवर्सल पिक्चर्स के सह स्वामित्व में थी, जिसने फिल्मों को पूरी तरह से वित्त पोषित और स्वामित्व किया था। फॉक्स ने मेलेडांड्री को अपने पास रखने का प्रयास किया था, लेकिन लॉस एंजलिस टाइम्स ने बताया कि यूनिवर्सल द्वारा इल्यूमिनेशन में स्वामित्व हिस्सेदारी के प्रस्ताव ने उन्हें पाला बदलने के लिए राजी कर लिया था। यूनिवर्सल के साथ अपने अनुबंध के हिस्से के रूप में मेलेडांड्री को इल्यूमिनेशन की बॉक्स ऑफिस कमाई का एक हिस्सा प्राप्त हुआ और 2011 तक उनके पास प्रोडक्शन कंपनी में एक अज्ञात हिस्सेदारी भी थी। 2010 में इल्यूमिनेशन ने अपनी पहली फिल्म डेस्पिकेबल मी रिलीज की, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। मेलेडांड्री ने एनबीसी यूनिवर्सल के अध्यक्ष स्टीफन बर्क के साथ संबंध बनाए, जिन्हें अपेक्षाकृत कम बजट पर एनिमेटेड फिल्में बनाने की मेलेडांड्री की प्रवृत्ति पसंद आई। इल्यूमिनेशन ने डॉक्टर स्यूस की द लोरैक्स का एक फिल्म संस्करण जारी किया, जिसने मेलेडांड्री और डॉक्टर स्यूस एस्टेट के बीच सफल सहयोग को जारी रखा। उन्होंने डेस्पिकेबल मी के विभिन्न सीक्वल और स्पिन ऑफ का भी निर्माण किया। 2016 वर्तमान। ड्रीमवर्क्स एनिमेशन और निंटेंडो के साथ काम किया।
28 अप्रैल 2016 को एनबीसी यूनिवर्सल ने $3.8 बिलियन में इल्यूमिनेशन के प्रतिद्वंद्वी स्टूडियो ड्रीमवर्क्स एनिमेशन को खरीदने की घोषणा की। ये घोषणा की गई कि अधिग्रहण पूरा होने के बाद मेलेडेंड्री इल्यूमिनेशन और ड्रीमवर्क्स दोनों की देखरेख करेंगे। हालांकि बाद में ये घोषणा की गई कि मेलेडेंड्री ने ड्रीमवर्क्स की देखरेख करने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय स्टूडियो में सलाहकार के रूप में काम करेंगे। 6 नवंबर 2018 को ये घोषणा की गई कि मेलेडेंड्री श्रेक फ्रेंचाइजी को पुनर्जीवित करने के लिए यूनिवर्सल और ड्रीमवर्क्स के साथ सहयोग करेंगे। हालांकि मेलेडेंड्री मूल आवाज अभिनेताओं को बनाए रखना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि वे शायद श्रृंखला के सबसे यादगार हिस्से थे। इस सहयोग की पहली फिल्म पुस इन बूट्स द लास्ट विश, जिसमें मेलेडेंड्री ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, दिसंबर 2022 में रिलीज हुई और इसे आलोचकों की प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता मिली। जनवरी 2018 में निंटेंडो ने एक वित्तीय बैठक के दौरान घोषणा की कि इल्यूमिनेशन एक एनिमेटेड मारियो फिल्म का निर्माण करेगी और मेलेडेंड्री सुपर मारियो के निर्माता शिगेरू मियामोटो के साथ फिल्म का सह निर्माण करेंगे। 5 जुलाई 2021 को ये बताया गया कि मेलेडेंड्री निंटेंडो पिक्चर्स के तहत कंपनी द्वारा और अधिक फिल्मों के विकास के दौरान निंटेंडो को सलाह देने के लिए एक स्वतंत्र और गैर कार्यकारी बाहरी निदेशक के रूप में निंटेंडो के निदेशक मंडल में शामिल होंगे। मेलेडेंड्री ड्रीमवर्क्स के लिए श्रेक 5 के निर्माता के रूप में काम करेंगे, जो 30 जून 2027 को रिलीज होने वाली है। निजी जीवन। मेलेडेंड्री एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस की सदस्य हैं और कनेक्टिकट के लेकविले में स्थित हॉटचकिस स्कूल के न्यासी बोर्ड की सदस्य हैं। मेलेडेंड्री का विवाह लेस्ली बेंजिगर से 2002 से 2016 तक हुआ था। उनके 2 बेटे हैं जिनका जन्म 1990 और 1998 में हुआ था। फिल्मोग्राफी। शिगेरू मियामोतो, जापानी मियामोतो शिगेरू, जन्म 16 नवंबर 1952, एक जापानी वीडियो गेम डिजाइनर, निर्माता और निंटेंडो में गेम निर्देशक हैं, जहां वे 2002 से एक कार्यकारी प्रतिनिधि निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वीडियो गेम जगत के सबसे कुशल और प्रभावशाली डिजाइनरों में से एक माने जाने वाले वे मारियो, द लेजेंड ऑफ जेल्डा, डोंकी कॉन्ग, स्टार फॉक्स और पिकमिन सहित सर्वकालिक कुछ सबसे प्रशंसित और सबसे अधिक बिकने वाली गेम फ्रेंचाइजी के निर्माता हैं। मियामोतो द्वारा बनाई गई फ्रेंचाइजी वाले गेमों की 1 अरब से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। क्योटो के सोनोबे में जन्मे मियामोतो ने कनाजावा म्यूनिसिपल कॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट्स से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने शुरू में मांगा कलाकार के रूप में करियर बनाने की इच्छा जताई, लेकिन बाद में वीडियो गेम में उनकी रुचि विकसित हो गई। अपने पिता की मदद से उन्होंने 1977 में निंटेंडो में काम करना शुरू किया, जब उन्होंने अपने खिलौनों से अध्यक्ष हिरोशी यामाउची को प्रभावित किया। उन्होंने आर्केड गेम शेरिफ के लिए कलाकृति बनाने में मदद की और बाद में उन्हें एक नए आर्केड गेम को डिजाइन करने का काम सौंपा गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1981 में डोंकी कॉन्ग गेम आया। मियामोटो के गेम्स सुपर मारियो ब्रदर्स 1985 और द लेजेंड ऑफ जेल्डा 1986 ने निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम को कंसोल गेम बाजार में दबदबा बनाने में मदद की। उनके गेम्स 1970 के दशक के अंत की आर्केड मशीनों से लेकर आज तक हर निंटेंडो वीडियो गेम कंसोल के फ्लैगशिप रहे हैं। उन्होंने निंटेंडो के एंटरटेनमेंट एनालिसिस एंड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डिवीजन का प्रबंधन किया, जिसने कई निंटेंडो गेम्स विकसित किए, और उन्होंने पोकेमॉन रेड एंड ब्लू 1996 और मेट्रॉइड प्राइम 2002 जैसे अन्य प्रभावशाली गेम्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जुलाई 2015 में निंटेंडो के अध्यक्ष सटोरू इवाटा की मृत्यु के बाद मियामोटो जेनियो ताकेडा के साथ कार्यवाहक अध्यक्ष बने, जब तक कि उन्हें कुछ महीनों बाद औपचारिक रूप से क्रिएटिव फेलो नियुक्त नहीं किया गया। प्रारंभिक जीवन। मियामोटो ने इशिकावा प्रांत के कनाजावा कला महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मियामोटो का जन्म 16 नवंबर 1952 को जापान के क्योटो प्रांत के सोनोबे शहर में हुआ था। उनके माता-पिता साधारण साधन वाले थे और उनके पिता अंग्रेजी पढ़ाते थे। बचपन से ही मियामोटो अपने घर के आसपास के प्राकृतिक क्षेत्रों का अन्वेषण करते रहे। उन्होंने एक गुफा की खोज की और कई दिनों की झिझक के बाद उसके अंदर चले गए।
क्योटो के ग्रामीण इलाकों में उनके अभियानों ने उनके बाद के कार्यों को प्रेरित किया, विशेष रूप से द लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा, जो एक महत्वपूर्ण वीडियो गेम है। 1970 के दशक की शुरुआत में मियामोटो ने कनाजावा म्यूनिसिपल कॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट्स से औद्योगिक डिजाइन में डिग्री प्राप्त की। उन्हें मांगा से बहुत लगाव था और शुरुआत में वे वीडियो गेम में करियर बनाने से पहले एक पेशेवर मांगा कलाकार बनने की उम्मीद रखते थे। वे मांगा की क्लासिक किशोतेन केत्सु कथा संरचना से प्रभावित थे, साथ ही पश्चिमी शैली के टेलीविजन शो से भी। उन्हें 1978 के आर्केड हिट स्पेस इन्वेडर्स से वीडियो गेम उद्योग में प्रवेश करने की प्रेरणा मिली। आजीविका 1977-1984 आर्केड की शुरुआत और डोंकी कॉन्ग। मुझे लगता है कि गेम डिजाइनर के रूप में उद्योग की शुरुआत से ही काम करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन मुझे लंबे समय तक गेम डिजाइन के सिद्धांतों को शुरू से सीखने का अवसर मिला है। और क्योंकि मैं हमेशा नए नए प्रयोग करता रहता हूं और हमेशा सबसे आगे रहने की कोशिश करता हूं, इसलिए मुझे गेम बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी उपकरण सबसे पहले बनाने की आदत पड़ गई है। शिगेरू मियामोटो 1970 के दशक में निंटेंडो एक अपेक्षाकृत छोटी जापानी कंपनी थी जो ताश के पत्ते और अन्य नवीन वस्तुएं बेचती थी। हालांकि इसने 1960 के दशक में खिलौनों और खेलों में भी कदम रखना शुरू कर दिया था। एक आपसी मित्र के माध्यम से मियामोतो के पिता ने निंटेंडो के अध्यक्ष हिरोशी यामाउची के साथ एक साक्षात्कार की व्यवस्था की। अपने कुछ खिलौनों के प्रदर्शन के बाद उन्हें 1977 में योजना विभाग में प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया। मियामोटो ने सिक्का संचालित आर्केड गेम शेरिफ के लिए कलाकृति बनाने में मदद की। उन्होंने 1980 में रडार स्कोप के रिलीज होने के बाद कंपनी को एक गेम विकसित करने में पहली बार मदद की। इस गेम को जापान में मध्यम सफलता मिली, लेकिन 1981 तक निंटेंडो के इसे उत्तरी अमेरिकी वीडियो गेम बाजार में लाने के प्रयास विफल हो गए, जिससे उनके पास बड़ी संख्या में बिना बिके यूनिट्स रह गए और वे वित्तीय पतन के कगार पर थे। निंटेंडो के अध्यक्ष हिरोशी यामाउची ने बिना बिके रडार स्कोप यूनिट्स को एक नए आर्केड गेम में बदलने का फैसला किया। उन्होंने मियामोटो को रूपांतरण का काम सौंपा, जिसके बारे में मियामोटो ने आत्मनिंदा करते हुए कहा कि ये काम करने के लिए कोई और उपलब्ध नहीं था। निंटेंडो के मुख्य अभियंता गुनपेई योकोई ने परियोजना की देखरेख की। मियामोटो ने कई पात्रों और कथानक अवधारणाओं की कल्पना की, लेकिन अंततः एक गोरिल्ला, एक बढ़ई और एक महिला के बीच प्रेम त्रिकोण पर सहमति बनी। उनका इरादा कॉमिक पात्रों ब्लूटो और पोपाय के बीच ओलिव ऑयल के लिए प्रतिद्वंदिता को प्रतिबिंबित करना था। हालांकि पोपाय के अधिकार प्राप्त करने के निंटेंडो के मूल इरादे विफल रहे। ब्लूटो एक बंदर में विकसित हुआ, एक ऐसा रूप जिसे मियामोटो ने बहुत बुरा या घृणित नहीं बताया। ये बंदर मुख्य पात्र का पालतू होगा, एक मजाकिया बेफिक्र किस्म का आदमी। मियामोटो ने ब्यूटी एंड द बीस्ट और 1933 की फिल्म किंग कॉन्ग को भी प्रेरणा स्रोत बताया। मियामोटो को अपनी नई परियोजना से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन इसे स्वयं प्रोग्राम करने के लिए उनके पास तकनीकी कौशल की कमी थी। इसके बजाय उन्होंने खेल की अवधारणाओं की कल्पना की, फिर तकनीशियनों से परामर्श किया कि क्या वे संभव हैं। वो पात्रों को अलग अलग आकार, अलग अलग चाल और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं देना चाहते थे। हालांकि योकोई ने मियामोटो के मूल डिजाइन को बहुत जटिल माना। योकोई ने नायक को स्क्रीन पर उछालने के लिए सीसॉ का उपयोग करने का सुझाव दिया, लेकिन इसे प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल साबित हुआ। मियामोटो ने इसके बाद यात्रा के लिए ढलान वाले प्लेटफॉर्मों और सीढ़ियों का उपयोग करने और बाधाओं के लिए बैरल का उपयोग करने के बारे में सोचा। जब उन्होंने खेल में कई चरण रखने के लिए कहा, तो 4 सदस्यीय प्रोग्रामिंग टीम ने शिकायत की कि वो मूल रूप से उनसे खेल को दोहराने के लिए कह रहे हैं, लेकिन टीम ने अंततः खेल को सफलतापूर्वक प्रोग्राम कर लिया। 38-39 जब खेल को परीक्षण के लिए निंटेंडो ऑफ अमेरिका भेजा गया, तो बिक्री प्रबंधक ने उस समय प्रचलित भूल भुलैया और शूटर गेम से इसके व्यापक अंतर को अस्वीकार कर दिया। 39 जब अमेरिकी कर्मचारियों ने पात्रों का नामकरण शुरू किया, तो उन्होंने महिला के लिए पॉलीन नाम चुना, जो निंटेंडो के रेडमंड वॉशिंगटन स्थित गोदाम प्रबंधक डॉन जेम्स की पत्नी पॉली जेम्स के नाम पर था। खेल योग्य पात्र, जिसे शुरू में जंपमैन कहा जाता था,
का नाम अंततः गोदाम के मालिक मारियो सेगेल के नाम पर रखा गया। 109 इन पात्रों के अमेरिकी अमेरिकी कैबिनेट आर्ट पर मुद्रित किए गए थे और प्रचार सामग्री में उपयोग किए गए थे। कर्मचारियों ने एक अंग्रेजी नाम के लिए भी जोर दिया और इस प्रकार इसे डोंकी कॉन्ग शीर्षक मिला। 212 डोंकी कॉन्ग एक सफल गेम साबित हुआ, जिसके चलते मियामोटो ने 1982 में डोंकी कॉन्ग जूनियर और 1983 में डोंकी कॉन्ग 3 जैसे सीक्वल पर काम किया। जनवरी 1983 में 1982 के आर्केड अवार्ड्स ने डोंकी कॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ सिंगल प्लेयर वीडियो गेम का पुरस्कार और कॉइन ऑफ गेम ऑफ द ईयर के उपविजेता के रूप में मेरिट सर्टिफिकेट प्रदान किया। अपने अगले गेम में उन्होंने मारियो को एक भाई दिया, लुइगी। उन्होंने नए गेम का नाम मारियो ब्रदर्स रखा। योकोई ने मियामोटो को मारियो को कुछ अलौकिक शक्तियां देने के लिए राजी किया, विशेष रूप से किसी भी ऊंचाई से बिना किसी नुकसान के गिरने की क्षमता। डोंकी कॉन्ग में मारियो की उपस्थिति, ओवरऑल एक टोपी और एक घनी मूंछ, ने मियामोटो को गेम के कुछ पहलुओं को बदलने के लिए प्रेरित किया ताकि मारियो एक बढ़ई के बजाय एक प्लम्बर जैसा दिखे। मियामोटो को लगा कि न्यूयॉर्क शहर अपने सीवेज पाइपों के भूल भुलैया नुमा भूमिगत नेटवर्क के साथ गेम के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। आज तक मारियो ब्रदर्स फ्रेंचाइजी के गेम 1 दर्जन से अधिक प्लेटफॉर्मों के लिए जारी किए गए हैं। इसके तुरंत बाद मियामोटो ने NES पर बेसबॉल, टेनिस और गोल्फ गेम के लिए चरित्र स्प्राइट्स और गेम डिजाइन पर भी काम किया। 1985-1989 NES/फेमिकॉम, सुपर मारियो ब्रदर्स और द लेजेंड ऑफ जेल्डा। मियामोटो का सुपर मारियो ब्रदर्स अमेरिका में NES के साथ मुफ्त में दिया गया था। इस गेम और सिस्टम को 1983 में गेम उद्योग में आई मंदी से उत्तरी अमेरिका को उबारने में मददगार माना जाता है। जैसे ही निंटेंडो ने अपना पहला होम वीडियो गेम कंसोल फैमिली कंप्यूटर उत्तरी अमेरिका में निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम के रूप में पुनः जारी किया गया, मियामोटो ने कंसोल के लिए और वीडियो गेम के इतिहास में 2 सबसे लोकप्रिय टाइटल बनाए, सुपर मारियो ब्रदर्स का सीक्वल और द लेजेंड ऑफ जेल्डा, एक पूरी तरह से मौलिक टाइटल। दोनों गेमों में मियामोटो ने उस समय के कई खेलों के विपरीत उच्च स्कोर के बजाय गेमप्ले पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। सुपर मारियो ब्रदर्स ने काफी हद तक एक रैखिक दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें खिलाड़ी दौड़कर, कूदकर और दुश्मनों को चकमा देकर या हराकर स्टेज पार करता था। ये मियामोटो की गेमप्ले अवधारणाओं और तकनीकी ज्ञान का चरमोत्कर्ष था, जो उन्हें डोंकी कॉन्ग, मारियो ब्रदर्स, डेविल वर्ल्ड 1984, साइड स्क्रॉलिंग रेसिंग गेम एक्साइड बाइक 1984 और साइड स्क्रॉलिंग बीट एम अप कुंग फू मास्टर 1984 के 1985 NES पोर्ट को डिजाइन करने के अनुभवों से प्राप्त हुआ था। ये उनके एक विशाल दुनिया में स्थापित प्लेटफॉर्मर की अवधारणा में परिणत हुआ, जिसमें खिलाड़ी को लंबी दूरी पर बगल में स्क्रॉल करते हुए रणनीति बनानी होती थी, जिसमें जमीन के ऊपर और भूमिगत स्तर होते थे और काले बैकग्राउंड के बजाय रंगीन बैकग्राउंड होते थे। इसके विपरीत मियामोटो ने द लेजेंड ऑफ जेल्डा में नॉन लीनियर गेमप्ले का इस्तेमाल किया, जिससे खिलाड़ी को पहेलियों और रहस्यों को सुलझाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता था। दुनिया विशाल और अंतहीन प्रतीत होती थी, जो वीडियो गेम में पहले कभी न देखी गई विकल्पों और गहराई की एक श्रृंखला प्रदान करती थी। द लेजेंड ऑफ जेल्डा के साथ मियामोटो ने एक ऐसी इन गेम दुनिया बनाने की कोशिश की जिससे खिलाड़ी खुद को जोड़ सके, एक लघु उद्यान जिसे वे अपनी दराज में रख सकें। उन्होंने क्योटो के आसपास एक लड़के के रूप में अपने अनुभवों से प्रेरणा ली, जहां उन्होंने आसपास के खेतों, जंगलों और गुफाओं का पता लगाया। प्रत्येक जेल्डा गेम अन्वेषण की इस भावना को दर्शाता है। मियामोटो ने कहा, जब मैं बच्चा था, मैं पैदल यात्रा पर गया और मुझे एक झील मिली। मेरे लिए उस पर ठोकर खाना काफी आश्चर्यजनक था। जब मैंने बिना नक्शे के देश भर में यात्रा की, अपना रास्ता खोजने की कोशिश की, रास्ते में अद्भुत चीजों पर ठोकर खाई, तो मुझे एहसास हुआ कि इस तरह के साहसिक कार्य पर जाना कैसा लगता है। उन्होंने जेल्डा के भूल भुलैया नुमा काल कोठरियों में अपने पारिवारिक घर में फिसलते दरवाजों के भूल भुलैया में खो जाने की अपनी यादों को फिर से जीवंत किया। 12 फरवरी 1986 में
निंटेंडो ने इसे निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम के नए डिस्क सिस्टम परिधीय के लिए लॉन्च गेम के रूप में जारी किया। मियामोटो ने निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम के लिए आइस क्लाइंबर और किड इकारस सहित कई अन्य खेलों पर काम किया। उन्होंने सुपर मारियो ब्रदर्स और द लेजेंड ऑफ जेल्डा दोनों के सीक्वल पर भी काम किया। सुपर मारियो ब्रदर्स 2, जो उस समय केवल जापान में रिलीज हुआ था, सुपर मारियो ब्रदर्स के गेमप्ले तत्वों का पुनः उपयोग करता है। हालांकि ये गेम अपने पूर्ववर्ती की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। निंटेंडो ऑफ अमेरिका को सुपर मारियो ब्रदर्स 2 पसंद नहीं आया क्योंकि उन्हें ये बेहद कठिन लगा और सुपर मारियो ब्रदर्स का एक संशोधित संस्करण मात्र लगा। फ्रेंचाइजी की लोकप्रियता को जोखिम में डालने के बजाय उन्होंने अमेरिका में इसकी रिलीज रद्द कर दी और एक विकल्प की तलाश की। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास पहले से ही यूमे कोजो डोकी डोकी पैनिक, ड्रीम फैक्ट्री हार्ट पाउंडिंग पैनिक के रूप में एक विकल्प मौजूद था, जिसे मियामोटो ने ही डिजाइन किया था। इस गेम को फिर से तैयार किया गया और उत्तरी अमेरिका और यूरोप में सुपर मारियो ब्रदर्स 2, इसी नाम के जापानी गेम से भ्रमित न हो, के रूप में रिलीज किया गया। सुपर मारियो ब्रदर्स 2 का जापानी संस्करण अंततः उत्तरी अमेरिका में सुपर मारियो ब्रदर्स द लॉस्ट लेवल्स के रूप में जारी किया गया था। द लेजेंड ऑफ जेल्डा का अगला भाग, जेल्डा 2 द एडवेंचर ऑफ लिंक, श्रृंखला के पहले गेम से बहुत कम मिलता जुलता है। द एडवेंचर ऑफ लिंक में पिछले गेम के बर्ड्स आई व्यू के बजाय एक बड़े विश्व मानचित्र के भीतर साइड स्क्रॉलिंग क्षेत्र हैं। गेम में एक रणनीतिक युद्ध प्रणाली और अधिक आरपीजी तत्व शामिल हैं, जिनमें अनुभव अंक, ईपी प्रणाली, जादू के मंत्र और गैर खिलाड़ी पात्रों एनपीसी के साथ अधिक बातचीत शामिल है। लिंक के पास अतिरिक्त जीवन है। श्रृंखला के किसी अन्य गेम में ये सुविधा नहीं है। द एडवेंचर ऑफ लिंक 2 मोड डायनामिक में खेला जाता है। ओवरवर्ल्ड, वो क्षेत्र जहां अन्य द लेजेंड ऑफ जेल्डा गेम्स में अधिकांश एक्शन होता है, अभी भी टॉप डाउन परिप्रेक्ष्य से है, लेकिन अब ये अन्य क्षेत्रों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। जब भी लिंक किसी नए क्षेत्र जैसे कि शहर में प्रवेश करता है, गेम साइड स्क्रॉलिंग दृश्य में बदल जाता है। यात्रा करने और युद्ध में प्रवेश करने के ये अलग अलग तरीके रोल प्लेइंग शैली से अपनाए गए कई पहलुओं में से एक हैं। ये गेम उस समय बेहद सफल रहा और इसने लिंक के मैजिक मीटर और डार्क लिंक चरित्र जैसे तत्वों को पेश किया जो भविष्य के जेल्डा गेम्स में आम हो गए। हालांकि अनुभव अंक और प्लेटफॉर्म शैली, साइड स्क्रॉलिंग और कई जीवन जैसे भूमिका निभाने वाले तत्वों का आधिकारिक श्रृंखला में फिर कभी उपयोग नहीं किया गया। इस गेम को जेल्डा श्रृंखला और समग्र रूप से 8 बिट गेमिंग में सबसे कठिन खेलों में से एक माना जाता है। इसके अलावा द एडवेंचर ऑफ लिंक उन पहले खेलों में से एक था जिसने भूमिका निभाने वाले वीडियो गेम और प्लेटफॉर्मिंग तत्वों को काफी हद तक संयोजित किया। इसके तुरंत बाद सुपर मारियो ब्रदर्स 3 को निंटेंडो एंटरटेनमेंट एनालिसिस एंड डेवलपमेंट द्वारा विकसित किया गया। इस गेम को पूरा होने में 2 साल से अधिक का समय लगा। ये गेम मूल सुपर मारियो ब्रदर्स में कई बदलाव पेश करता है, जिनमें अलग अलग क्षमताओं वाले परिधानों से लेकर नए दुश्मन तक शामिल हैं। बॉसर के बच्चों को रूप और व्यक्तित्व में अद्वितीय बनाया गया था। मियामोटो ने खेल पर उनके काम के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में अपने 7 प्रोग्रामरों पर आधारित पात्रों का निर्माण किया। अंग्रेजी स्थानीयकरण में कूपलिंग्स के नामों को बाद में प्रसिद्ध पश्चिमी संगीतकारों के नामों की नकल करने के लिए बदल दिया गया था। मारियो श्रृंखला में पहली बार खिलाड़ी 2 गेम स्क्रीन के माध्यम से नेविगेट करता है, एक ओवरवर्ल्ड मैप और एक लेवल प्ले फील्ड। ओवरवर्ल्ड मैप वर्तमान दुनिया का एक ऊपरी प्रतिनिधित्व प्रदर्शित करता है और इसमें दुनिया के प्रवेश द्वार से महल तक जाने वाले कई रास्ते हैं। ऑन स्क्रीन चरित्र को किसी निश्चित टाइल पर ले जाने से उस स्तर के प्लेफील्ड तक पहुंच प्राप्त होगी, जो बाधाओं और दुश्मनों से भरा एक रैखिक मंच है। खेल का अधिकांश भाग इन्हीं स्तरों में घटित होता है। 1990-2000 SNES, निंटेंडो 64, सुपर मारियो 64 और ओकरीना ऑफ टाइम। मियामोटो सुपर फैमिकॉम निंटेंडो के कंट्रोलर डिजाइन के लिए जिम्मेदार थे। इसके बाएं दाएं बटन उद्योग में पहली बार थे और तब से आम हो गए हैं। निंटेंडो की विभिन्न आंतरिक अनुसंधान एवं विकास टीमों के विलय से निंटेंडो एंटरटेनमेंट एनालिसिस एंड डेवलपमेंट, निंटेंडो EAD का गठन हुआ,
जिसका नेतृत्व अंततः मियामोटो ने किया। निंटेंडो ईएडी के पास सुपर निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम के लिए लॉन्च गेम F-Zero विकसित करने के लिए लगभग 15 महीने का समय था। मियामोटो ने सुपर निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम पर कई गेम विकसित किए, जिनमें से एक स्टार फॉक्स था। इस गेम के लिए प्रोग्रामर जेज सैन ने निंटेंडो को सुपर निंटेंडो के लिए एक अपग्रेड विकसित करने के लिए राजी किया, जिससे ये त्रि-आयामी ग्राफिक्स को बेहतर ढंग से संभाल सके। सुपर एफएक्स चिप। इस नए हार्डवेयर का उपयोग करते हुए मियामोटो और कात्सुया एगुची ने त्रि-आयामी ग्राफिक्स के शुरुआती कार्यान्वयन के साथ स्टार फॉक्स गेम को डिजाइन किया। मियामोटो ने सिस्टम के लिए दो प्रमुख मारियो गेम बनाए। पहला सुपर मारियो वर्ल्ड लॉन्च गेम था। इसमें सुपर मारियो ब्रदर्स 3 की तरह एक ओवरवर्ल्ड है और योशी नामक एक नए चरित्र को पेश किया गया है, जो कई अन्य निंटेंडो गेम में दिखाई देता है। सिस्टम के लिए दूसरा मारियो गेम सुपर मारियो आरपीजी कुछ अलग दिशा में गया। मियामोटो ने निंटेंडो और स्क्वायर के बीच साझेदारी वाली एक टीम का नेतृत्व किया। ग्राफिक्स विकसित करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा। कहानी सुपर मारियो ब्रदर्स श्रृंखला पर आधारित एक नए मशरूम किंगडम में घटित होती है। मियामोटो ने सुपर निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम के लिए द लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा अ लिंक टू द पास्ट भी बनाया, जो इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी है। अपने पूर्ववर्ती के साइड स्क्रॉलिंग तत्वों को छोड़कर अ लिंक टू द पास्ट ने श्रृंखला में ऐसे तत्वों को पेश किया जो आज भी आम हैं, जैसे कि एक वैकल्पिक या समानांतर दुनिया की अवधारणा, मास्टर स्वॉर्ड और अन्य नए हथियार और वस्तुएं। शिगेरू मियामोटो ने सतोशी ताजिरी को सलाह दी और पॉकेट मॉन्स्टर्स रेड और ग्रीन, अंग्रेजी में पोकेमॉन रेड और ब्लू के रूप में जारी के निर्माण प्रक्रिया के दौरान उनका मार्गदर्शन किया, जो पोकेमॉन श्रृंखला के शुरुआती वीडियो गेम थे। उन्होंने इन खेलों के निर्माता के रूप में भी काम किया और ट्रेडिंग जैसी सामाजिक गेम प्ले अवधारणाओं पर काम किया। पोकेमॉन दुनिया की सबसे लोकप्रिय मनोरंजन फ्रेंचाइजी में से एक बन गई, जिसमें वीडियो गेम, एनिमे और विभिन्न अन्य उत्पाद शामिल हैं। मियामोटो ने निंटेंडो 64 के लिए कई गेम बनाए, जिनमें से अधिकतर उनकी पिछली फ्रेंचाइजी के थे। नए सिस्टम पर उनका पहला गेम और लॉन्च गेमों में से एक सुपर मारियो 64 है, जिसके वे मुख्य निर्देशक थे। गेम के विकास में उन्होंने कैरेक्टर डिजाइन और कैमरा सिस्टम से शुरुआत की। मियामोटो और अन्य डिजाइनर शुरू में अनिश्चित थे कि गेम को किस दिशा में ले जाना चाहिए, और एक उपयुक्त कैमरा व्यू और लेआउट चुनने में उन्होंने कई महीने बिताए। मूल अवधारणा में एक आइसोमेट्रिक प्रकार के गेम की तरह एक निश्चित पथ शामिल था, इससे पहले कि मुक्त रोमिंग 3D डिजाइन पर सहमति बनी। उन्होंने सुपर मारियो 64 के साथ साथ निंटेंडो 64 कंट्रोलर के डिजाइन का मार्गदर्शन किया। सुपर मारियो 64 और स्टार फॉक्स 64 के विकास से निंटेंडो 64 के बारे में जो कुछ उन्होंने सीखा था, उसका उपयोग करते हुए मियामोटो ने कई निर्देशकों की एक टीम का नेतृत्व करते हुए अपना अगला गेम द लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा ओकारिना ऑफ टाइम बनाया। इसका इंजन सुपर मारियो 64 पर आधारित था, लेकिन इसमें इतने बदलाव किए गए थे कि ये कुछ हद तक एक अलग इंजन बन गया था। ओकारिना ऑफ टाइम के अलग-अलग हिस्सों को कई निर्देशकों द्वारा संभाला गया था। निंटेंडो ईएडी के लिए एक नई रणनीति। हालांकि जब काम उम्मीद से धीमी गति से आगे बढ़ा, तो मियामोटो दुभाषिया बिल ट्रिनन की सहायता से अधिक केंद्रीय भूमिका के साथ विकास टीम में लौट आए। टीम 3D गेम के लिए नई थी, लेकिन सहायक निर्देशक मकोतो मियानागा को कुछ नया और अभूतपूर्व बनाने का जुनून याद है। मियामोटो ने ओकारिना ऑफ टाइम का सीक्वल भी बनाया, जिसे द लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा मेजोराज मास्क के नाम से जाना जाता है। ओकारिना ऑफ टाइम के गेम इंजन और ग्राफिक्स का पुनः उपयोग करके एक छोटी टीम को माजोरा के मास्क को पूरा करने के लिए केवल 18 महीने की आवश्यकता थी। मियामोटो ने निंटेंडो 64 के लिए मारियो श्रृंखला के कई स्पिन ऑफ पर काम किया, जिसमें मारियो कार्ट 64 और मारियो पार्टी शामिल हैं। 2000-2011 गेम क्यूब, वाई और डीएस। मियामोटो ने E3 2006 में वी रिमोट को हाथ में उठाया हुआ था। मियामोटो ने गेम क्यूब के लिए कई गेम बनाए, जिनमें लॉन्च गेम लुइगीज मेंशन भी शामिल है। इस गेम को पहली बार निंटेंडो स्पेस वर्ल्ड 2000 में एक तकनीकी डेमो के रूप में दिखाया गया था।
जिसका उद्देश्य गेम क्यूब की ग्राफिकल क्षमताओं को प्रदर्शित करना था। मियामोटो ने गेम के कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा डेमो बनाया था और निंटेंडो ने इसे एक पूर्ण गेम में बदलने का फैसला किया। लुइगीज मेंशन को बाद में E3 2001 में गेम क्यूब कंसोल के साथ दिखाया गया। इन वर्षों में मियामोटो ने मारियो के कई स्पिन ऑफ गेम बनाना जारी रखा। उन्होंने 3D गेम सीरीज मेट्रॉयड प्राइम का भी निर्माण किया। इसके मूल डिजाइनर योकोई, जो मियामोटो के मित्र और गुरु थे, की मृत्यु के बाद। इस दौरान उन्होंने बागवानी के अपने अनुभवों के आधार पर पिकमिन और उसके सीक्वल पिकमिन 2 को विकसित किया। उन्होंने गेम क्यूब और गेम बॉय एडवांस सिस्टम दोनों पर स्टार फॉक्स, डोंकी कॉन्ग, F-Zero और द लेजेंड ऑफ जेल्डा श्रृंखला के लिए नए गेम पर भी काम किया। हिदेओ कोजिमा की मदद से उन्होंने मेटल गियर सॉलिड द ट्विन स्नेक्स के डेवलपर्स का मार्गदर्शन किया। उन्होंने निंटेंडो DS पर कई गेमों में मदद की, जिसमें सुपर मारियो 64 का रीमेक, जिसका शीर्षक सुपर मारियो 64 DS था, और नया गेम निंटेंडॉक्स शामिल है, जो कुत्तों के साथ उनके अपने अनुभवों पर आधारित एक नई फ्रेंचाइजी है। E3 2005 में मियामोटो ने टीना वुड के साथ निंटेंडॉक्स का प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने बैकस्टेज में उन्हें कुछ और ट्रिक्स दिखाने का वादा किया। मियामोटो ने वी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एक ऐसा कंसोल था जिसने मोशन कंट्रोल गेमिंग को लोकप्रिय बनाया, और इसके लॉन्च गेम वी स्पोर्ट्स ने नई नियंत्रण प्रणाली की क्षमता को प्रदर्शित करने में मदद की। मियामोटो ने वी श्रृंखला में अन्य गेम भी बनाए, जिनमें वी फिट शामिल है। वी फिट के लिए उनकी प्रेरणा बातचीत और पारिवारिक बंधन को प्रोत्साहित करना था। E3 2004 में मियामोटो ने द लेजेंड ऑफ जेल्डा ट्वाइलाइट प्रिंसेस का अनावरण किया, जिसमें वे तलवार और ढाल लिए हुए मुख्य किरदार लिंक के रूप में दिखाई दिए। गेम क्यूब के लिए भी रिलीज हुआ ये गेम वी के लॉन्च गेम्स में से एक था और जेल्डा श्रृंखला का पहला गेम था जिसमें मोशन कंट्रोल का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने द लेजेंड ऑफ जेल्डा स्काईवर्ड स्वॉर्ड के निर्माण में भी योगदान दिया, जिसमें अधिक सटीक मोशन कंट्रोल थे। उन्होंने निंटेंडो DS के लिए 2 जेल्डा गेम्स, द लेजेंड ऑफ जेल्डा फैंटम ऑवरग्लास और द लेजेंड ऑफ जेल्डा स्पिरिट ट्रैक्स का निर्माण भी किया। ये श्रृंखला के पहले गेम्स थे जिनमें टच स्क्रीन कंट्रोल का इस्तेमाल किया गया था। मियामोटो ने 2007 से 2010 तक वी के लिए 3 प्रमुख मारियो टाइटल बनाए: सुपर मारियो गैलेक्सी, न्यू सुपर मारियो ब्रदर्स वी और सुपर मारियो गैलेक्सी 2। 2011 से वर्तमान तक Wii U, 3DS, स्विच और अन्य परियोजनाएं। 2000 के दशक के विपरीत, जिसमें वे निर्माता के रूप में कई परियोजनाओं में शामिल थे, उस दशक में विकास में मियामोटो की गतिविधियां कम स्पष्ट थीं। मियामोटो ने केवल लुइगीज मेंशन डार्क मून और स्टार फॉक्स ज़ीरो का निर्माण किया। अन्यथा मियामोटो को अधिकांश परियोजनाओं के लिए जनरल प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और सुपरवाइजर के रूप में श्रेय दिया गया, जो एक निर्माता की तुलना में बहुत कम भागीदारी वाले पद हैं। जुलाई 2015 में निंटेंडो के अध्यक्ष सटोरू इवाता की मृत्यु के बाद मियामोटो को गेनियो ताकेडा के साथ कार्यवाहक प्रतिनिधि निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। सितंबर 2015 में जब तात्सुमी किमिशिमा ने कंपनी के अध्यक्ष का पदभार संभाला, तो उन्हें इस पद से मुक्त कर दिया गया। उसी समय उन्हें क्रिएटिव फेलो के पद पर भी नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने ताकेडा के साथ सहायता नेटवर्क के रूप में किमिशिमा को विशेषज्ञ सलाह प्रदान की। क्रिएटिव फेलो के रूप में वे विकास के दौरान गेम निर्देशकों को प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 2018 में ये घोषणा की गई थी कि मियामोटो इल्यूमिनेशन द्वारा मारियो फ्रेंचाइजी पर आधारित द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी में निर्माता के रूप में काम करेंगे। मियामोटो सुपर निंटेंडो वर्ल्ड के डिजाइन और निर्माण में गहराई से शामिल थे, जो यूनिवर्सल स्टूडियो जापान, यूनिवर्सल स्टूडियो हॉलीवुड और यूनिवर्सल एपिक यूनिवर्स में मौजूद एक थीम वाला क्षेत्र है, और यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर में निर्माणाधीन है। मियामोटो ने इस क्षेत्र और इसके आकर्षणों के डिजाइन और निर्माण की देखरेख की और इस क्षेत्र में निंटेंडो के सार्वजनिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया, जिसमें उन्होंने दिसंबर 2020 के निंटेंडो डायरेक्ट सहित कई प्रचार सामग्री की मेजबानी की, जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों का दौरा कराया। विकास दर्शन। लोगों ने मेरी खूब तारीफ की है।
मुझे एक प्रतिभाशाली कहानीकार या हुनरमंद एनिमेटर कहा है और यहाँ तक सुझाव दिया है कि मुझे फिल्मों में हाथ आजमाना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार मेरी गेम डिज़ाइन शैली फिल्म निर्माण से काफ़ी मिलती जुलती है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं फिल्म निर्माता नहीं हूँ, बल्कि मेरी ताकत तकनीक का इस्तेमाल करके बेहतरीन इंटरैक्टिव उत्पाद बनाने की मेरी नवोन्मेषी भावना में निहित है, और उस इंटरैक्टिविटी का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं को एक ऐसा गेम देना है जिसका वे आनंद ले सकें और आराम से खेल सकें। शिगेरू मियामोटो। मियामोटो और निंटेंडो कंपनी दोनों ही फोकस ग्रुप का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बजाय मियामोटो खुद ये पता लगाते हैं कि कोई गेम उन्हें पसंद है या नहीं। उनका कहना है कि अगर उन्हें खुद मज़ा आता है तो दूसरों को भी आएगा। पोकेमॉन सीरीज की कल्पना का उदाहरण देते हुए वे विस्तार से बताते हैं, और यही मुख्य बात है, कुछ ऐसा बनाना जो बिके, बहुत लोकप्रिय हो जाए, बल्कि कुछ ऐसा बनाना जिसे लोग पसंद करें, और कुछ ऐसा बनाना जिसे हम रचनाकार पसंद कर सकें। गेम बनाते समय यही मूल भावना होनी चाहिए। मियामोटो चाहते हैं कि खिलाड़ी क्योकान का अनुभव करें। वे चाहते हैं कि खिलाड़ी गेम के बारे में वही महसूस करें जो डेवलपर्स ने खुद महसूस किया। फिर वो इसे दोस्तों और परिवार के साथ परीक्षण करता है। वो युवा डेवलपर्स को गेमिंग में नए लोगों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए, उन्हें अपने प्रमुख हाथ को दूसरे हाथ से बदलने के लिए कहकर एक अपरिचित गेम के अनुभव को महसूस करने के लिए कहता है। तो 2 अप्रैल को इसे रिलीज़ किया जाना है और 40 से लेकर मैं आपको बता दूं 45 मिनट पर एपिसोड की लेंथ है। और सेक्शन एक जैसे अभी 1 देखने को मिला है, जिसमें मैं तकरीबन 7 से 8 एपिसोड टोटल देखने को मिल जाएगी। तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप नीचे कमेंट कर सकते हैं किसी भी अपकमिंग मूवी या सीरीज़ के बारे में जानना हो, या किसी भी मूवी या सीरीज़ जो कि पुरानी भी हो नई भी हो, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। आपको सिर्फ उस मूवी या सीरीज़ का नाम नीचे कमेंट में लिखना है। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये तो आपको बताना ही है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।